और वो कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान का फिदाई है, इसलिए उसे बड़ा मोहतात होकर रहना पड़ता है। गुल खान ने मुझे उसका नाम बताया। उसका फर्जी नाम आप जमशेद कह लें। गुल खान न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर जमशेद से मिलने चला गया। मैं उसके मकान पर ही रहा। गुल खान उस 2 कमरों वाले मकान में अकेले रहता था। उसकी न बीवी थी न बच्चे। वो बड़ा पाबंद सौम सलात था। महल्ले की रिफाई कमेटी का मेंबर था। वहाँ किसी को जरा भी मालूम नहीं था कि गुल खान एक ट्रेंड कमांडो है। हाई एक्सप्लोसिव्स बनाने में उसका कोई सानी नहीं है। उसका सबूत वो टाइम बम थे जो उसने च्युइंगम की शक्ल में बनाकर मुझे दिए थे और जिन्होंने मडघाट स्टेशन पर इंडियन आर्मी की कश्मीर जाने वाली एमुनिशन ट्रेन को स्टेशन समेत उड़ा दिया था और द्वारका के फोर्ट के एमुनिशन डंप को तबाह किया था। अगरचे श्रीनगर से रवाना होते वक्त कश्मीरी मुजाहिद कमांडो ने मुझे हिदायत की थी कि मैं खुद गुल खान से मिलने न जाऊं, मगर मैंने अच्छा किया कि स्टेशन से सीधा उसके घर चला गया। अगर मैं अपने मास्टर स्पाई के नई दिल्ली वाले रेस्टोरेंट में जाता तो मेरा पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाना यकीनी था। गुल खान का मकान मैंने पहले अपनी कमांडो ट्रेनिंग के दौरान और श्रीनगर जाते हुए देख चुका था। उसी ने शेरबान तक पहुंचने का रास्ता बताया था। कोई 1.5-2 घंटे के बाद गुल खान वापस आया और कहने लगा, प्रोफेसर जमशेद रात को आएगा, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर आराम करो। मैं दोपहर को खाना लेकर ऊपर ही आ जाऊंगा। कमरे की खिड़कियां मत खोलना, मैं उन्हें हमेशा बंद रखता हूँ। महल्ले में किसी ने देख लिया तो मुझसे पूछेंगे कि ऊपर कौन है। अगरचे मुसलमानों का महल्ला है, लेकिन जहाँ 2 एक पुलिस के मुखबर भी हैं। मुसलमानों की यही कमजोरी इन्हें ले डूबी है। गुल खान ने मुझे चाबी दी। मैं ऊपर वाले कमरे में आ गया। मुख्तसर सा कमरा था। एक तरफ 2 खिड़कियां थीं जो बंद थीं। मौसम सर्दियों का था, इसलिए मुझे बंद खिड़की में भी सुकून महसूस हुआ। एक चारपाई बिछी थी जिस पर गर्म कंबल और बिस्तर लगा था। चारपाई के साथ एक मेज, एक कुर्सी लगी थी। कोने में छोटा सा गुस्लखाना था। मैंने खिड़की के शीशे में से देखा। दूसरी जानिब मकान की छत थी। छत पर औरतें बैठी धूप ताप रही थीं। मैं थका हुआ था, चारपाई पर पड़कर सो गया। दोपहर के बाद गुल खान ने मुझे आकर जगाया। वो मेरे लिए खाना लाया था। उसने मुलाजिम रखा हुआ था जो उसे खाना वगैरह पका देता था। मैं खाना खाने लगा। वो मेरे पास बैठा कहने लगा, टाइम बमों को तुम अभी अपने पास ही रखो, अगर जरूरत पड़ी तो हम कुछ और भी बना लेंगे। यहाँ दिल्ली में इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज आसानी से मिल जाती है। उसके बाद वो चला गया। मैं अपने कमरे में खाना खाने के बाद कंबल ओढ़कर फिर सो गया। शाम को जब गुल खान ने मुझे आकर जगाया, वो मेरे लिए बाजार से एक नई गर्म कमीज खरीद कर लाया था। मैंने उठकर गर्म पानी से गुस्ल किया और नई पतलून के साथ वो कमीज पहन ली। जब हम रात का खाना खा चुके तो प्रोफेसर जमशेद भी आ गया। ये एक दुबला पतला सांवले रंग का चमकीले बालों वाला आदमी था। बालों में सफेदी झलक रही थी। क्लीन शेव था। गुल खान ने मेरा तारुफ करवाया। वो बड़ी गर्मजोशी से मिला। गुल खान ने उसे मेरे बारे में पहले से बता दिया था। हम निचली मंजिल की बैठक में बैठे हुए थे। इस मकान में यही 2 कमरे थे, एक बैठक और उसके ऊपर एक कमरा। ऊपर वाले कमरे में आगे थोड़ा सा सहन था। बत्ती जल रही थी। गुल खान ने प्रोफेसर जमशेद को ब्लूप्रिंट वाला कागज निकाल कर दिया। प्रोफेसर ने कोट की जेब में से ऐनक निकाल कर लगाई और मेज पर रख कर ब्लूप्रिंट पर झुक गया। उसके चेहरे पर तजस्सुस के आसार नुमाया होते जा रहे थे। गुल खान ने पूछा, प्रोफेसर तुम्हें इसमें कोई खास बात नजर आई? प्रोफेसर जमशेद ने ब्लूप्रिंट पर नजरें जमाए हुए कहा, इंडियन गवर्नमेंट तो प्लूटोनियम बम का धमाका करने और न्यूक्लियर रॉकेट, न्यूक्लियर वॉरहेड की मिसाइल बनाने की तैयारियां कर रही है। ये उसी का खाका है। गुल खान ने पूछा, ये सब कुछ भारत में किस जगह बन रहा है? प्रोफेसर ने ब्लूप्रिंट से नजरें हटाते हुए ऐनक उतार कर मेज पर रख दी और कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि भारतीय हुकूमत ने आजादी हासिल करने के साथ ही डॉक्टर भाभा की सरपरस्ती में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम कर दिया था। उसने तरक्की याफ्ता ममालिक से एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी। फिर कुछ अरसे बाद भारत के पहले एटमी रिएक्टर ने काम शुरू कर दिया था जो बम्बई में है। अब इस एटमी रिएक्टर में प्लूटोनियम साफ करने का प्लांट लगाया गया है। इस ब्लूप्रिंट से साबित होता है कि इस मामले में इसराइल भारत की भरपूर मदद कर रहा है। ब्लूप्रिंट में इन रॉकेटों और मिसाइल के खाके भी बने हुए हैं जिनमें प्लूटोनियम वॉरहेड के साथ इस जगह तैयार किया जाएगा। गुल खान ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में भारत कब तक अपने एटमी प्रोग्राम में कामयाब हो जाएगा? प्रोफेसर जमशेद ऐनक लगाकर दोबारा ब्लूप्रिंट को गौर से देखने लगा। उस ब्लूप्रिंट पर जो अलामतें और खाके बनाए गए थे उससे जाहिर होता था कि भारत 2-4 सालों के अंदर अंदर एटमी धमाका करेगा और वो दुनिया के नक्शे पर एटमी ताकत बनकर सामने आ जाएगा। उस ब्लूप्रिंट से ये भी जाहिर हो रहा था कि भारत पहले प्लूटोनियम बम का धमाका करेगा। प्लूटोनियम के एक छोटे बम में 5 से 10 किलोग्राम प्लूटोनियम इस्तेमाल होता है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर तो एटम बम गिराया था, मगर नागासाकी पर उसने प्लूटोनियम बम गिराया था, जिससे नागासाकी के 10,000 शहरी उसी वक्त हलाक हो गए थे। मैंने कहा, इसका तोड़ क्या हो सकता है? यानी हम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? प्रोफेसर जमशेद ने कहा, सबसे बेहतरीन तोड़ तो ये है कि पाकिस्तान भी एटमी सलाहियत हासिल कर ले।
इंडिया प्लूटोनियम बम बनाता है तो पाकिस्तान को एटम बम बनाना चाहिए ताकि ताकत का तवाजुन बरकरार रहे और इंडिया को मालूम हो जाए कि अगर उसने पाकिस्तान के किसी शहर पर बम गिराया तो पाकिस्तान भी दिल्ली और कलकत्ता पर एटम बम गिराकर उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा सकता है। दुश्मन के ताकतवर हमले को सिर्फ उससे ज्यादा ताकतवर जवाबी हमले से ही रोका जा सकता है। गुल खान गहरी सोच में था। कहने लगा, क्या हम किसी तरह भारत के एटमी अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं? प्रोफेसर जमशेद ऐनक उतार कर रुमाल से उसे साफ करते हुए बोला, इंडिया ने अपने एटमी प्रोग्राम को बड़ी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए भारत में वसी पैमाने पर एटमी साइंस पर तहकीक की जा रही है। भारतीय साइंसदानों की एक पूरी जमात इस पर काम कर रही है। इसके अज़ाइम को नाकाम बनाना मुश्किल है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि भारत अगर बाहर के मुल्कों से प्लूटोनियम हासिल करने की कोशिश करता है तो हम उसे भारत में पहुंचने से पहले तबाह कर दें। इस तरह हम भारत के एटमी प्रोग्राम को मौखर कर सकते हैं। गुल खान ने जज्बाती अंदाज में कहा, और अगर हम भारत के एटमी रिएक्टर को ही तबाह कर दें तो? प्रोफेसर जमशेद ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, यह काम इतना आसान नहीं है। मैंने कहा, प्रोफेसर, हमारे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, इसलिए कि हमने इस्लाम, कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी और सलामती के लिए जान की बाजी लगा रखी है। तुम ये बताओ कि एक एटमी रिएक्टर में वो कौन सा कलीदी मकाम होता है कि अगर उसे उड़ा दिया जाए तो सारा ढांचा तबाह हो जाए? प्रोफेसर जमशेद ने कहा, जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है उस वक्त भारत में बम्बई के करीब एक एटमी रिएक्टर काम कर रहा है जिसके बारे में यही मशहूर किया गया है कि वहां से बिजली हासिल की जाती है। लेकिन मुझे एक खुफिया इत्तला भी मिल चुकी है कि राजस्थान के मकाम पर ज़ेर ज़मीन एक खुफिया एटमी रिएक्टर भी काम कर रहा है। वहाँ प्लूटोनियम साफ होने का प्लांट दिन रात काम करता है। वहाँ प्लूटोनियम तैयार किया जाता है। असल एटमी मरकज राजस्थान का ये खुफिया प्लांट है। अगर किसी तरीके से हम उसे उड़ा दें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक भारत का एटमी प्रोग्राम कम से कम 7-8 साल मौखर हो सकता है। मैंने गुल खान की तरफ देखा और कहा, मैं इस मिशन को कबूल करता हूँ। फिर मैंने प्रोफेसर से मुतवज्जे होकर कहा, प्रोफेसर, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस ज़ेर ज़मीन एटमी रिएक्टर की कौन सी ऐसी हसास कलीदी जगह है जहां पर अटैक करने से ये एटमी मरकज तबाह हो सकता है? प्रोफेसर जमशेद ने कहा, मैं इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करके कल रात आपको बता सकता हूँ। बात अगली रात पर जा पड़ी। अगली रात का वक्त तय कर लिया गया और प्रोफेसर जमशेद चला गया। उसके जाने के बाद मैं और गुल खान बातें करने लगे। उसकी ज़बानी मालूम हुआ कि कश्मीरी मुजाहिदीन ने कश्मीर में जहाद की सरगर्मियों को तेज कर दिया है। ताज़ादम भारतीय फौजी यूनिटें वहां पहुंच रही हैं और मुजाहिदीन उनके फौजी ठिकानों को कमांडो ऑपरेशन से तबाह कर रहे हैं। वो कहने लगा, मडघाट पर तुम लोगों ने जो फौजी असलहे की ट्रेन उड़ाई थी और फिर द्वारका फोर्ट को तबाह किया था, उससे मुजाहिदीन आज़ादी के हौसले बहुत बुलंद हुए हैं। उनका मोराल अप हो गया है। मैंने उसे कहा कि मेरा प्रोग्राम तो ये था कि यहाँ से सीधा कश्मीर के महाज पर चला जाऊंगा और शिरवान और दूसरे कश्मीरी कमांडोज के साथ मिलकर जहाद में शरीक होऊंगा। लेकिन जब से ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हुकूमत ने एटमी मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी है, मैंने जहाद कश्मीर में शिरकत का इरादा कुछ देर के लिए मुलतवी कर दिया है। मैं सबसे पहले राजस्थान के ज़ेर ज़मीन खुफिया एटमी रिएक्टर को तबाह करना चाहता हूँ। गुल खान ने कहा, इसके मुताल्लिक प्रोफेसर जमशेद कल रात हमें कुछ बता सकेगा कि हम किस तरीके से ये एक्शन कर सकते हैं। मैं अब सोने जाता हूँ, सुबह मुलाकात होगी। गुल खान भी चला गया। मैं बिस्तर पर लेटकर राजस्थान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन रिएक्टर के बारे में सोचने लगा। इस किस्म के हसास इदारों में सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजामात होते हैं। एटमी रिएक्टर में जितने साइंसदान, टेक्नीशियन, क्लर्क, मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनके पास बाकायदा शनाख्ती कार्ड होंगे। उनके आते जाते ज़बरदस्त चेकिंग होती होगी। बाहर के आदमी का दाखिला यकीनन बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैं पुरुम्मीद था। मुझे एटमी रिएक्टर में दाखिल होने की कोई ना कोई सूरत ज़रूर पैदा करनी थी। इस रिएक्टर को तबाह करना अब ज़रूरी हो गया था। अगर ये इंडिया की सिक्योरिटी का मामला था तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का नाजुक मसला भी था। मैं ये कैसे गवारा कर सकता था कि जंग होने की सूरत में इंडिया पाकिस्तान के शहरों पर प्लूटोनियम बम या एटमी मिसाइल गिराकर बेगुनाह पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दे। ये मेरा पाकिस्तानी फरीज़ा था कि मैं दुश्मन के एटमी हथकंडों को जितना नुकसान पहुंचा सकता हूं पहुंचाऊं, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। दूसरा दिन तुलू हुआ। गुल खान मेरे साथ नाश्ता करके चला गया। दोपहर को आया तो कुछ फिक्रमंद था। कहने लगा, मेरे आदमी ने इत्तला दी है कि नई दिल्ली के थाने में तुम्हारी तस्वीर मौजूद है। अहमदाबाद में तुमने कोई तस्वीर उतरवाई थी। मैंने उसे बताया कि पुलिस ने जब मुझे गिरफ्तार किया था तो मेरी तस्वीर उतरवा कर अहमदाबाद और द्वारका भेजी थी, जहां से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि मैं वही आदमी हूं जो नकली कैप्टन बनकर द्वारका फोर्ट में आया था और गोला बारूद के जखीरे को तबाह करने के बाद वहां से भाग गया था। गुल खान कहने लगा, अब तुम्हें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। मैंने अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दिया। अगरचे पुलिस तुम्हें दिल्ली में तलाश करती नहीं फिर रही, ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन पुलिस को तुम्हारी तलाश जरूर है और दिल्ली के तमाम पुलिस स्टेशनों को खबरदार कर दिया गया है। मैं सोचने लगा कि जिस किस्म के मखदूश हालात पैदा हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गुल खान से कहा, यही हो सकता है कि मैं अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा लूं और जिस कदर हुलिया बदल सकता हूं बदल लूं।
क्योंकि मुझे दिल्ली और राजस्थान के आसपास ही रहना है और कमांडो ऑपरेशन शुरू करना है। गुल खान बोला, कम से कम ये तो तुम्हें जरूर करना होगा। तुम्हारे सर के बाल ज्यादा बड़े नहीं हैं, आज से शेव करनी भी छोड़ दो और यहाँ से हरगिज बाहर मत निकलना। मोहल्ले में अभी तक किसी को तुम्हारे बारे में मालूम नहीं कि तुम मेरे मकान में ठहरे हुए हो, क्योंकि जहाँ तुम्हारी मुखबरी हो सकती है। मैंने उसे कहा, दाढ़ी मूछों के बाल बढ़ने में तो बहुत दिन लग जाएंगे, इतने दिन मैं यहाँ कैसे छुपा रहूंगा? किसी न किसी को जरूर मेरा पता चल जाएगा और मैं इस वक्त किसी हालत में गिरफ्तार नहीं होना चाहता। मेरे सामने एक बहुत बड़ा मिशन है जिसे मुझे हर हालत में पूरा करना है। राजस्थान का इंडियन एटमी रिएक्टर तबाह करना है। गुल खान बोला, रात को प्रोफेसर जमशेद को आ जाने दो, वो कुछ बताएगा, उसकी रोशनी में आगे कोई फैसला करेंगे। वो दिन भी किसी न किसी तरह गुजर गया। मैं गुल खान के मकान के ऊपर वाले कमरे में ही बंद रहा। वो मुझे 5 बजे आकर चाय भी बना कर दे गया। उसने एहतियात के तौर पर खाना पकाने वाले मुलाजिम को भी छुट्टी दे दी ताकि किसी को खबर न हो कि इस मकान में एक पुरस्कार अजनबी ठहरा हुआ है। रात 10 बजे प्रोफेसर जमशेद आया। उसके चेहरे से जाहिर होता था कि वो कोई उम्मीद अफसा मालूमात हासिल करके नहीं लाया। मैं और गुल खान ऊपर वाले कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। गुल खान ने उससे पूछा कि उसने क्या मालूमात हासिल की है। प्रोफेसर जमशेद सिगरेट सुलगा रहा था। कहने लगा, भारत का ये खुफिया एटमी रिएक्टर राजस्थान में राजगढ़ से आगे रामगढ़ के मगरब में 2 सहराई टीलों के दरमियान ज़मीन के अंदर बनाया गया है। इसका रिकॉर्ड किसी सरकारी फाइल में एटमी रिएक्टर की हैसियत से नहीं है। सहराई टीलों के दरमियान एक जानिब छोटी सी 2 मंजिला इमारत बनी हुई है जिसके बाहर मिनरल यानी मादनी रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगाया गया है। जाहिर ये किया गया है कि यहाँ मादनियात के बारे में तहकीक का काम किया जाता है, लेकिन इस इमारत के नीचे एटमी रिएक्टर लगा हुआ है जिसको रास्ता उसी ऑफिस के अंदरूनी अहाते के एक खुफिया कमरे से होकर जाता है। इस एटमी रिएक्टर में प्लूटोनियम का प्लांट लगाया गया है जहाँ यूरेनियम और एटमी ईंधन तैयार करने पर भी काम शुरू हो चुका है। ये एटमी रिएक्टर ज़मीन के नीचे काफ़ी वसी रकबे में फैला हुआ है और इंतहाई जदीद पैमाने पर तामीर किया गया है। ताज़ा हवा और पानी के निकास का पूरा इंतज़ाम है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है तो मेरी मालूमात के मुताबिक इस दफ्तर और ख़ास तौर पर ज़ेर ज़मीन एटमी रिएक्टर के अंदर वहाँ के कारकुनों के सिवा किसी दूसरे आदमी का दाखिला नामुमकिन है। वहाँ कोई 150-200 के करीब साइंसदान और टेक्नीशियन मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं और दिन रात काम हो रहा है। मैं और गुल खान खामोशी से प्रोफेसर की बातें सुन रहे थे। गुल खान कुछ खामोश सा हो गया, मगर मैं नाउमीद नहीं था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, वहाँ काम करने वाले लोग कहाँ रहते हैं? प्रोफेसर ने बताया कि रामगढ़ से पहले राजगढ़ के बड़े कस्बे में उनके लिए पुख्ता घरों और 3-3 कमरों वाले कोठीनुमा क्वार्टर्स बनाए गए हैं। ये लोग वहाँ रहते हैं और इस नाम नेहाद मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ियाँ उन्हें लेने आ जाती हैं। वहाँ किसी बड़े साइंसदान को भी अपनी कार रखने की इजाज़त नहीं है। इसकी वजह यही हो सकती है कि किसी को शक न पड़े कि ये ऊंचे ओहदे के लोग इतने छोटे से रिसर्च इंस्टीट्यूट में कैसे मुलाजिम हो गए हैं। प्रोफेसर जमशेद ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, वहाँ किसी को अपनी फैमिली लाने की भी इजाज़त नहीं है। हफ्तेवार छुट्टी पर ये लोग बम्बई या दूसरे करीबी शहरों में अपनी फैमिली को मिलने जाते हैं। जो साइंसदान दूसरे बड़े शहरों यानी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता से यहाँ आए हैं, वो महीने में एक बार अपने घर जाते हैं और उन्हें सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिलती है, जहाँ हर शय इंतहाई राजदारी में रखी जाती है। अगर मैं सरकारी साइंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम न कर रहा होता तो इतनी मालूमात भी हासिल करना नामुमकिन था। प्रोफेसर जमशेद चूंकि हमारा अपना आदमी था, इसलिए गुल खान ने उसे भी बता दिया कि नई दिल्ली पुलिस स्टेशन पर मेरी तस्वीर पहुंच चुकी है। प्रोफेसर जमशेद की मैंने ये आदत नोट की थी कि जब भी वो किसी बात पर सोचने लगता तो ऐनक उतार कर रुमाल से उसके शीशे साफ करता। उस वक्त भी वो ऐनक के शीशे साफ कर रहा था। फिर गुल खान से मुखातिब होकर बोला, इसका मतलब है कि हमारे दोस्त को फ़ौरन अपना हुलिया तब्दील करना होगा। गुल खान ने कहा, यह काम अभी से शुरू हो गया है। मैंने कहा, मैं यही कर सकता हूँ कि सर के बाल बढ़ा लूँ, दाढ़ी मूछें रख लूँ, प्लास्टिक सर्जरी तो मैं करा नहीं सकता। प्रोफेसर जमशेद ने गहरी सोच में से उभरते हुए कहा, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई जा सकती है, मगर इसके लिए बड़ी राजदारी की ज़रूरत होगी और फिर बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन मद्रास में है, मगर इस पर काफ़ी रकम खर्च होगी। हमारे पास इतने फंड नहीं हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर। मैं अपना हुलिया इस तरह तब्दील करूँगा कि पुलिस भी मुझे पहचान नहीं सकेगी। मैं तो इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि राजस्थान के एटमी रिएक्टर में किस तरह दाखिल हुआ जाए, और फिर सिर्फ दाखिल होना ही काफ़ी नहीं, वहाँ रहकर माहौल का जायज़ा लेना होगा और ऐसी स्कीम तैयार करनी होगी कि एटमी रिएक्टर के प्लांट को धमाके से उड़ाया जा सके। हम तीनों खामोश हो गए, हर कोई अपने अपने तौर पर कुछ न कुछ सोच रहा था। मैंने प्रोफेसर से पूछा, क्या कोई ऐसा जरिया पैदा नहीं हो सकता कि मैं एटमी रिएक्टर में मामूली क्लर्क या मजदूर की शक्ल में भर्ती हो जाऊँ? प्रोफेसर ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर धीमे लहजे में बोला, वहाँ किसी मकामी आदमी को मुलाजिम नहीं रखा जाता।
जितने भी क्लर्क या वर्कर्स हैं उन्हें भी रेवाड़ी के शहर या दिल्ली से भर्ती करके वहां भेजा गया है। इनकी बाकायदा ब्रीफिंग हुई है